स्वागत है आपका KKS इको ज्ञान गंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि। इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रत्येक उत्पादक द्वारा की गई मूल्य वृद्धि या अंतिम उत्पाद के मूल्य को जोड़ करके राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। अर्थात जहाँ जहाँ उत्पादन के मूल्य में वृद्धि होती है या तो हम उस मूल्य को जोड़ लें या जो हमारे अंतिम उत्पाद का मूल्य है जो कंज्यूमर के पास पहुँचता है उसको जोड़ करके हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। नाउ इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो हमारे स्टेप हैं उसमें फर्स्ट स्टेप हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। जो हमारी उत्पादन जो यूनिट हैं उनका वर्गीकरण करना और उनकी पहचान करना कि उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा है। इस हिसाब से हम अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें कृषि और कृषि संबंधित क्रियाएं की जाती हैं, अर्थात इसमें कच्चे माल का उत्पादन होता है। सेकेंडरी सेक्टर को हम विनिर्माण उद्योग भी बोलते हैं। इसमें कच्चे माल से निर्मित माल का उत्पादन किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के उद्योग शामिल होते हैं। टर्शियरी सेक्टर को हम सेवा सेक्टर भी कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की सेवाएं व गैर भौतिक वस्तुओं का उत्पादन शामिल किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। स्टेप हमारा सेकंड जो हमारा सेकंड स्टेप है उसमें आता है एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड, कि शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना करना। शुद्ध मूल्य वृद्धि गणना करने के लिए हमें ये कंपोनेंट चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, हमें वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए, मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य चाहिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी पूंजी का उपभोग या मूल्य ह्रास या गिरावट व्यय का मूल्य हमें चाहिए। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट की गणना हम कैसे करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट की गणना हम कैसे करते हैं? उत्पादन के मूल्य की गणना कैसे करते हैं? उत्पादन का मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य जमा स्टॉक में परिवर्तन। विक्रय मूल्य हमें पता है कि जो वस्तुएं हम जिस मूल्य बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य की गणना कैसे करेंगे? हम जितनी बेची गई इकाइयां हैं उन सबको उनकी कीमत से कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारे पास पूरे देश का विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? हम जो हमारे पास साल के अंत में जो वस्तुओं का स्टॉक रह जाता है उसमें से हम साल के आरंभ में जो हमारे पास वस्तुओं का स्टॉक होता है उसको घटा देते हैं, तो हमारे पास स्टॉक में परिवर्तन आ जाएगा। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और उसमें माइनस कर दें डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य, अर्थात वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हमने जो कच्चा माल उपयोग किया था उसके मूल्य को घटा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट वैल्यू एडेड आ जाएगा कि हमने कितने मूल्य में वृद्धि की है। अब अगर हम तीनों सेक्टर में की गई मूल्य वृद्धि को जोड़ देते हैं, अर्थात नेट वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर, नेट वैल्यू एडेड इन सेकेंडरी सेक्टर एंड नेट वैल्यू एडेड इन टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में की गई शुद्ध वृद्धि, द्वितीयक क्षेत्र में की गई शुद्ध वृद्धि और सेवा क्षेत्र में की गई शुद्ध मूल्य वृद्धि को जोड़ दें, तो हमें NDPAT-MP प्राप्त हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू आय हमें प्राप्त हो जाएगी, जिससे हम नेक्स्ट स्टेप में नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इस NDPAT-MP में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दें, तो हमें NNPAT-MP प्राप्त हो जाएगा। बाजार कीमत पर शुद्ध उत्पादन प्राप्त हो जाएगा, हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वो प्राप्त हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि इसको अभी भी हम राष्ट्रीय आय नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये बाजार कीमतों पर है। बाजार कीमतों में कर शामिल होते हैं जो कि साधनों को प्राप्त नहीं होते, और सब्सिडी शामिल नहीं होती जो कि साधनों को प्राप्त होती है। इसलिए इसको फैक्टर कॉस्ट पर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे? इस NNPAT-MP में जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको माइनस कर देंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे, जिससे हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होगा, जिसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। थैंक यू।